बुझी शमع भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर न बैठ मेरे साथी, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। सफलता मिलने के लिए, सफल होने के लिए हमें पहले असफलता के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए हमें बिल्कुल मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है दोस्त कि हर बार आपका फ़ायदा हो, ज़रूरी यह नहीं कि हर बार आप मुस्कुराए ही, ज़रूरी यह नहीं कि हर जगह आपको लाभ ही मिले, हर जगह ये ज़रूरी नहीं कि आपको मुनाफे में ही रहे। मुनाफे का तो पता नहीं दोस्त, लोग यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। ऐसे ज़माने में जी रहे हो जहाँ जीवन का मोल ना के बराबर है, जहाँ लक्ष्य ही सब कुछ है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनवरत लगातार परिश्रम करना ही पड़ेगा हम लोगों को, और बगैर परिश्रम से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के सीटेट स्पेशल आपके सामने मुखातिब है। आशा है, हमें विश्वास है कि आप स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, मस्त हैं। आपका एक महत्वपूर्ण कंटेंट में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार है। आप मनोवेग से जुड़े हैं हमसे, शिद्दत से जुड़े हो हमसे, दिल से जुड़े हो, हमारे हो, आप हमारे हो। इस अभिप्राय को लेकर हम लगातार एक कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अपने प्लेटफॉर्म से हम आपको बहुत कुछ अलग दे रहे हैं। हमें पता है कि स्टार बनने के लिए, बहुत अच्छा कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्यांश या विचारों को लाना होगा, बहुत ही कठिन जीवन आपको निर्वहन करना होगा। मेरा मानना है कि अच्छा काम करने के लिए किसी के साथ तुलनात्मक जीवन नहीं होना चाहिए। किसी से तुलना करके हम अपने आप को ग्रेट नहीं कर सकते, महान नहीं बना सकते। अतः हम अपने कार्यदायित्व का अच्छे से ही निर्वहन करें। हो सकता है हमारा काम सफल हो सकता है यही आपका चैनल आगे बढ़ जाए, हो सकता है हम कुछ अच्छा कर पाएँ और आप हमारे माध्यम से कुछ अच्छा कर जाएं। किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन ही तो हमारी जिद है। आपका औचित्य निखर आए, आपका चेहरा चमक जाए, यही तो हमारी अभिलाषा है। एक सीटेट स्पेशल की जहां मैं महत्वपूर्ण छोटे छोटे कंटेंट आपको दे रहा हूं, जहां मैं आपको बार बार मोटिवेट करता रहता हूं, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप बहुत बेहतर ढंग से तैयार हो जाएं। देखना जरा, सीटेट स्पेशल में मैं ये मान के चलूं कि मेरी ये आखिरी क्लास होगी, क्योंकि अब ये इसका समय, इसका दौर जा चुका है, इसके एग्जाम हो रहे हैं, मुझे पूरा पता है। लेकिन ये कभी भी भविष्य में आपके यूट्यूब चैनल पर रहेगा, आप इसके माध्यम से बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं। मैं सीटेट स्पेशल में आपको समाज की पूरी क्लास नहीं दे रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा ये क्लास ना हो करके एक मोटिवेशन है, ये क्लास ना होकर के आपके साथ साथ चलने का अभिप्राय हमारा है। ये क्लास ना होकर के बहुत कुछ ऐसे प्रश्नों का निचोड़ देता है जिसके माध्यम से हम ही अपने आप को आंक सकते हैं, आकलित कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं कि सचमुच क्या हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारी तैयारी क्या ठीक ठाक चल रही है। इस व्यवस्था से ये जोड़ता है, ये कंटेंट आपको इसी व्यवस्था से जोड़ेगा, ये कंटेंट आपको कुछ इसी तरीके से जोड़ने का प्रयास करता है। आपकी खुशियां ही तो ये कंटेंट चाहता है। मुस्कुराइए आप कि हमसे जुड़े हैं, मुस्कुराइए आप कि हमसे जुड़े हुए हैं, मुस्कुराइए आप कि आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो समाज की बात करें, समाज का मतलब ही है संक्षिप्त। ध्यान देना, ये मैं पूरे समाज की बात नहीं करूंगा, तेजी से यानी स्पीड से चलने वाली ये रनवे क्लास होगी। संक्षिप्त होता है, इसका विलोम याद रखिएगा, व्यास होता है। जरूरी पहलू है, यहाँ संयोग होता है और हमारे संधि में विकार होता है। एग्जामिनर महोदय ने इस बात को पूछ लिया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। विकार कहाँ होगा, आप कहिएगा सर संधि में, और संयोग कहाँ होगा तो आप कहिएगा सर समास में। संयोग समास में, विकार संधि में प्रश्नों के सिलसिले चालू हैं और आप अपने दिमाग का घोड़ा अब दौड़ाना शुरू करिएगा। हम सीटेट स्पेशल के घोड़े को दौड़ाए जा रहे हैं। इसी पंक्ति में आपके सामने हम एक आपके स्क्रीन पर समास जैसी महत्वपूर्ण टॉपिक लगाए हुए हैं। आप जरा ध्यान दें, कोई भी ऐसा सीटेट का एग्जाम नहीं होगा जहां पर आपसे समास ना पूछा गया हो। लगभग पूछा जाता है भाई, 2-4 एग्जामों को छोड़ दिया जाए, बाकी लगभग सीटेट के हिंदी पैटर्न में यानी हिंदी प्रश्नोत्तरी में जरूर ये शामिल होते हैं। समास के भेद की अगर बात आती है तो हमारा उत्तर होता है 6। जब भी पूछे एग्जामिनर समास के भेद या प्रकार कितने हैं तो आपका जवाब हमेशा होगा 6 होगा। ठीक है, मैं इन बातों को अभी अपने जहन से हटाने का प्रयास करता हूं कि आप चलिए, आपको तो हम याद कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम काम करने वाले हैं
कि समास के जो 6 भेद हैं यहाँ से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो मैं एक काम ये करके दिखा दूं आपको कि समास का जो वो 6 भेद हैं उनको लिख करके दिखा दें आपको। पहला है अव्ययी, अव्ययी भाव समास, ये चीज जान लें हम, अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है आपका द्वंद्व समास, और आपका फिर चौथा है बहुव्रीहि समास। ये समास के मूल प्रकार हैं भाई, ध्यान देना, स्टार बातों से जोड़ रखा हूं, स्टार प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे यहां से। ये समास के कौन से प्रकार हैं? मूल प्रकार समास के अगर कभी भी एग्जामिनर जानना चाहे तो ये 4 हैं, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और आपके 2 आपको दिख नहीं रहे हैं, जो दिख नहीं रहे हैं वो इधर दिखेंगे। एक है आपका कर्मधारय और एक है आपका द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास ये दोनों किसके भाग हैं? तत्पुरुष के। एग्जामिनर महोदय ने एक बार बहुत अच्छा सा प्रश्न कर लिया, और ये मैंने आपसे कहा ना कि हम लोगों का ये अभ्यास चल रहा है, ये अभ्यास के लिए क्लास आई है, ये समास की क्लास नहीं है, ये अभ्यास के लिए आई है। जिस दिन समास की एंट्री कराऊंगा आपके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल अलग कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, उसका अभिनंदन बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, बहुत अलग तरीके से मैं समास आपके पृष्ठभूमि पर इस चैनल पर लाकर दिखाऊंगा। यूट्यूब चैनल में के इतिहास में पूरा समीकरण बदल के दिखाऊंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, विश्वास करना, अलग कर देंगे। ऐसा समास की क्लास देंगे कि आपने सोचा नहीं होगा, और विश्वास अगर हम पर होगा तो आपको वो सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, और आप फिर इसके बाद जीवन में कभी समाज से शिकायत नहीं कर पाएंगे। ये विश्वास के साथ बैठें और विश्वास के साथ अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ये मेरा केवल ये कहना था कि ये केवल एक वैसे ही रनवे टाइप की क्लास है जिसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे एग्जामिनर ने आपसे कहा कि नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? हम रटाए विद्यार्थी हैं, हम जैसे किसी ने हमसे कहा कि दशानन में कौन सा समास है, तो ये बचपन से रटा था बहुव्रीहि समास। बताने में कोई हेजिटेशन नहीं होता है। विद्यालय में कौन सी संधि है तो विद्याधन आलय करके हम तुरंत बताया करते थे, क्योंकि ये हमारी रटी हुई चीज़ें थी। तो कुछ रटी हुई बातें जो हमें बचपन से अलौकिक ज्ञान प्राप्त करती हैं, प्रदान करती हैं, जिन्हें हम बचपन से लेकर के सहेजे हुए हैं, आज भी अपने मन मस्तिष्क में सजाए हुए हैं। जिस शब्दावली का आज भी हम बहुत संयोजन करते हैं, बड़े प्रेम से मुखातिब होते हैं, वो सारी बातें आज भी हैं। तो नील गाय में कौन सा समास है देखते ही बता गया हमारा स्टूडेंट, इसमें कर्मधारय समास है। लाजवाब, क्या मजेदार है, कितने एग्रेसिव हैं आप, कितना पावरफुल तरीके से और कितनी अच्छे ढंग से आप जवाब दे रहे हैं। कर्मधारय समास, मजा तो तब आया यार जब विकल्प में वो था ही नहीं, विकल्प में ये आ गए, ये चारों आ गए, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। बहुत समझदार बच्चा, अब तो अपने आप को कोसने लगा। उसने बगल वाले अपने स्टूडेंट से बोला, अरे यार ये तो प्रश्न ही गलत आया है, कोट जाएगा। एक दो प्रश्न बड़े गलत आ गए थे। वो बाहर आएंगे, अपने साथ उठने बैठने वाले दोस्तों से निकलने के बाद कहेंगे कि यार वो समास वाला प्रश्न गलत आया था, कर्मधारय समास था, कर्मधारय समास विकल्प में था ही नहीं, मैंने तो उसे छोड़ दिया, कोर्ट चला जाएगा मामला। अरे जाते ना, ऐसे कोर्ट जाने वाले बहुत होते हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब ये उस समय कौन सा समास माना जाएगा? फिर ये तत्पुरुष माना जाएगा। कहिए क्यों? क्योंकि कर्मधारय विकल्प में था नहीं, और कर्मधारय इसी तत्पुरुष का भाग है। तो एग्जामिनर ने कभी भी आपसे क्वेश्चन किया कि तत्पुरुष के भाग बताना, भाग प्रकार नहीं, तत्पुरुष के भाग कितने हैं? तो 2 हैं, और वो कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष के प्रकार कितने हैं? अलग जवाब, अलग जवाब मेरे दोस्त, अलग जवाब। तत्पुरुष के प्रकार कितने हैं बताना। तो कारकों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 8 होती है कारकों की संख्या। कारक की क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जा चुकी है, विस्तृत अध्ययन आप वहां देख सकते हैं, उस अभिप्राय को आप ले सकते हैं। कारक जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक का पूरा अवलोकन मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर, ये प्रोवाइड कराया जा चुका है। कारक की संख्या 8 है, लेकिन कर्ता कारक को और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है। कर्ता कारक
और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है, तो बचे कितने भैया? 6। इसलिए तत्पुरुष के प्रकार की बात आएगी तो कितनी बतानी है? तत्पुरुष के प्रकार अगर पूछे जाएंगे, एग्जामिनर महोदय आपसे पूछेंगे, तो आपका जवाब 6 होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए जरूरी, क्योंकि हम जब प्रश्न उत्तर कर रहे होते हैं, जब हम अपने एग्जाम में बैठे हुए होते हैं, उस दौरान हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान नहीं देते हैं। एग्जामिनर ने तत्पुरुष का भाग पूछा है, हम 6 लगा रहे हैं। एग्जामिनर ने तत्पुरुष का प्रकार पूछा है, अब हम 2 लगा रहे हैं। उल्टा हो जाएगा ना। भाग का मतलब हिस्सा, हिस्से ये हैं, प्रकार ये हैं। तत्पुरुष के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, वो अलग अलग पोजीशन में होगा। वो आपको पूरे समाज की स्पेशल क्लासों में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी कुछ प्रश्नोत्तरी को साझा कर रहा हूं, जिनका जवाब आपको कैसे देना है। क्लियर चल रहे हैं आप? ये बातें समझ पा रहे होंगे। अब जरा ध्यान दें, तो हम जहां तत्पुरुष से इतना नाता बनाए रखे, यहां से संबंधित क्वेश्चनों का जवाब दे पाए, तत्पुरुष के भाग समझ पाए, तत्पुरुष के प्रकार समझ पाए। अब जरा ध्यान दें, मूल समास आपको मिले 4, समास के भेद आपको 6 मिल गए, तत्पुरुष के प्रकार आपको 6 मिले, तत्पुरुष के भाग आपको 2 मिले। लगे हाथों यहां समझ लेते हैं। हमारा एग्जामिनर कहता है किस समास का कौन सा पद प्रधान है? ये पूछा गया एग्जाम में। पद की प्रधानता को लेकर के सवाल किए गए। हमेशा समाज से ये क्वेश्चन आते ही रहे हैं, पद की प्रधानता को लेकर के। तो पद प्रधान की अगर बात की जाए तो ध्यान देते रहिएगा, इसका पहला पद प्रधान होगा जो पहले नंबर पर है, जो दूसरे नंबर पर है इसका दूसरा पद प्रधान होगा, जो तीसरे नंबर पर है इसका दोनों पद प्रधान होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों होगा, इसलिए इसका नाम ध्यान रखना द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब हुआ पहला और दोनों पद, पहला दूसरा दोनों पद इसके प्रधान होंगे। बहुब्रीहि का मतलब ध्यान देना, यहां कोई पद प्रधान नहीं है। सच पूछो तो कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, या विकल्प चुनाव करिएगा, लिखा होगा अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था में चुनाव या तो ये कर लीजिएगा कि लिखा होगा अन्य पद प्रधान या कोई पद प्रधान नहीं। इस तरीके के इनके जवाब देने हैं। तो मुझे लगता है इस बात को आप जान चुके हैं। अब यही तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि की कहानी आपके सामने आ गई। आप कहेंगे सर कर्मधारय का कौन सा पद प्रधान होगा, दिगु का कौन सा पद प्रधान होगा? ये तो सवाल बन गया ना। आप सोचेंगे सर ये तो याद करा दिया आपने, झटके में ये चीज़ हमारे सामने आ गई। ये तो हम देख करके जान जाएंगे, केवल क्रम हमें पता हो। पहले अव्ययी लिखा जाता है, फिर आपके सामने तत्पुरुष लिखा जाता है, फिर द्वंद्व लिखा जाता है, फिर बहुब्रीहि लिखा जाता है। इस तरीके का एक फार्मूला हम तैयार कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, इस तरीके काम कर लिया हमने तो आसानी से याद हो गया। इसका पहला, क्योंकि ये पहले पे पहला पद प्रधान, दूसरे पे दूसरा पद प्रधान, इसका दोनों पद प्रधान, इसका कोई पद नहीं प्रधान, यानी अन्य पद प्रधान होता है। परंतु कर्मधारय और दिगु की बात आई तो यहां हम थोड़ा सा सहम गए कि कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान बताएंगे। बहुत आसान है, इजी है, याद कर लोगे। अब तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान है? आप कहेंगे सर दूसरा है। ये किसके भाग हैं? तत्पुरुष के। जब बाप का दूसरा पद प्रधान है यार, तो बेटे का कौन सा पद प्रधान होगा? वही तो, मतलब ये उन्हीं के तो घर के हैं, तो इनका भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा। इनका भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा। तो पदों की प्रधानता को लेकर के उठ रहे सवाल अब हमारे प्रत्युत्तर में आ चुके हैं, अब हमारे जहन में आ चुके हैं, हमारी विचारधारा में समा चुके हैं। हमारा एग्जामिनर और हमारे स्टूडेंट्स यानी हम लोग थोड़ी सी चालाकी अब करेंगे क्या कि चलो आपके दोनों पद प्रधान है, इनके भी दोनों पद प्रधान है, पूछेंगे कैसे? तो वो पूछेंगे ना, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान है परंतु पहला पद विशेषण है? इस तरीके का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद तो प्रधान है परंतु पहला पद संख्यावाची है? इस तरीके के ध्यान देना, इसमें दूसरा पद प्रधान जरूर है। कर्मधारय में स्टार बात यहां नोट करवा दे रहा हूं, दूसरा पद प्रधान है परंतु पहला पद विशेषण है। इस बात को ध्यान देना, पहला पद विशेषण है। दिगु समास में क्या होगा भैया? यहाँ पहला पद संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची होगा। यह अंतर है आपके तत्पुरुष समास से। कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ, एक क्लियर कट आउट आपको मिल चुका है। अब हम बात करेंगे, एक एक समासों पर चर्चा करेंगे, क्रम से पूछे जाने वाले एग्जाम्पल पर चर्चा कर दे रहे हैं। ये एक रनवे क्लास मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये संपूर्ण क्लास नहीं है।
संपूर्ण क्लास उस दिन होगा जब मैं ये कहूँगा अव्ययी भाव समास डालिए, अव्यय का समास, उपसर्गों का समास, समान योजक समास, झूठा समास, इस तरीके की जब वो पूरी फिल्म दिखाऊंगा आपको तब आप समझना कि हाँ कुछ पढ़ाया गया है। अभी तो मैंने केवल आपको ये ट्रेलर दिया है और इसकी पूरी पिक्चर आगे लगाऊंगा, आने वाले समय में इसकी पूरी पिक्चर, पूरी झांकी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ देखेंगे आप पूरे मनोवेग से। इसी अपने यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ लेने वाले हैं। ये केवल इतना है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कृपया करके देख लें, किसी भी वनडे एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आज देख लीजिए, दौड़ा करके एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, ये तरीका इसका होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। आगे देखें, इसमें सबसे पहला समास मान लीजिए अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, जिसे हमने अभी झूठा समास कहा है, जिसे हमने अभी झूठा समास कह दिया, जिसे हमने अव्यय समास कहा, जिसे हमने उपसर्गों का समास कहा। ध्यान देना, इसका जो पहला पद होता है ना दोस्त, वो उपसर्ग वाला होता है, पहला पद उपसर्ग वाला होता है। जैसे सबसे ज्यादा पूछा गया यथा कर्म, यथा धर्म, यथा उपसर्ग लगा है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल और ये है भरपेट। उससे भी कहीं ज्यादा पूछे जाने वाला क्या है प्रतिदिन। आप जरा ध्यान दो, लिखे गए एग्जाम्पल आपको क्या बताना चाह रहे हैं, बताना यह चाह रहे हैं कि मेरा पहला पद प्रधान है और वह उपसर्ग है। प्रधान का मतलब हुआ उस पद को हटा देने से, उस पद को हटा देने से संबंधित शब्द के महत्व को मिटाया जा सकता है। यानी जैसे भर पेट का मतलब, इसका मतलब वो उसका पेट भर चुका है, और केवल पेट लिख देने से आपको बिल्कुल यह एहसास नहीं रह जाएगा कि इसने कुछ खाया भी था, है ना। तो भर इसकी पूर्ति कर रहा है, इस शब्द के संपूर्ण क्रियाकलाप को अंजाम दे रहा है। तो सीधी बात याद रखो, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग होंगे वो क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास। उपसर्ग कोई भी हो सकते हैं, यहां तक कि मैं आपको बता दूं, स्टार बातें कर दूं, अनाथ, अछूत, अनजान, सब में देखना उपसर्ग लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, लगे हुए हैं। इन उदाहरणों को क्यों लिखा हमने, क्योंकि ध्यान देना, इसमें तो अव्ययी भाव समास है, परंतु अगर विकल्प में कहीं भी नन तत्पुरुष लिखा होगा, नन तत्पुरुष, तो ध्यान देना आ या अन उपसर्ग लगे हुए जितने भी शब्द आपके सामने आएंगे सबको पहली वरीयता में आप नन तत्पुरुष बताने वाले हैं। यह भी स्टार प्रश्न है, इसीलिए स्टार बातों को शेयर कर रहा हूं। अनाथ, अछूत, अनजान, अनभिज्ञ, अनपढ़, समझ रहे हैं, या अपात्र, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसी जो शब्दावलियां हैं जिनके आगे आपको आ या अन उपसर्ग मिल रहा है। पहली वरीयता नन तत्पुरुष, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, पहली वरीयता नन तत्पुरुष, नन तत्पुरुष वैकल्पिक व्यवस्था में नहीं है, अतएव हमारा उत्तर अव्ययी भाव समास बना रहेगा। इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ ना रहे, जानकार बने, सोचें और क्या करना है हमें, क्लियर है ना। तो उपसर्गों वाली बात कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके की बात ही को अंजाम दे रहा हूं तो कोई बात नहीं। जैसे अब आप ध्यान दो, आगे दो शब्द एक जैसे आएंगे तब भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, ये आ चुका है। या ऐसे लिखा जाए हाल हाल, बात बात, ठीक है। इस तरीके की भी अगर शब्दावली आ गई, दोनों शब्द एक जैसे मिल जाए, दोनों शब्द एक जैसे मिल जाए, एक जैसे मिल जाए, तो आप उसे अव्ययी भाव समास बोलोगे। बार बार मैं ये कह रहा हूं, दोनों शब्द एक जैसे मिल जाए आप उन्हें अव्ययी भाव समास बोलेंगे। इसी अव्ययी भाव समास में एक उदाहरण आता है जिसके कारण ये झूठा समास कहलाता है, पंचगंगा, दुग्ध गंगा और रक्त गंगा। लीजिए, ये भी अव्ययी भाव समास में रखे जाते हैं इस वजह से क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता। क्या 5 गंगा है? नहीं ना, इसका मतलब एग्जामिनर झूठ बोल रहा है, परंतु इसमें समास पूछा जा रहा है, इसे अव्ययी भाव समास में रखा जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए अव्ययी भाव समास को झूठा समास भी कहते हैं क्योंकि ये झूठी चीजों को भी अपने अंदर समाहित करता है। दुग्ध गंगा, कहने को कुछ भी कह लो, लेकिन कहीं दूध की गंगा है क्या? नहीं, इसका मतलब झूठ बोले जा रहे हो, ये संभव ही नहीं है। रक्त गंगा, कहीं रक्त की गंगा है क्या? रक्त की गंगा बह गई, कहीं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब आप झूठ फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, कितना हम लोग लपेटेंगे ना। इसलिए
इन सब चीज़ों को हम लोग कहाँ ले आएंगे? फेंकने वाली भी चीज़ों को हम लाएंगे अव्ययी भाव समास में। मुझे विश्वास है इन प्रश्नोत्तरी को, जिसको अभी मैंने दौड़ाया है, एक घिसा पिटा तरीका दिया है, देखना जिस पूरे मैंने व्हाइट बोर्ड को गंदा कर दिया है। जब इसकी स्पेशल क्लासें चल रही होंगी, महत्वपूर्ण कंटेंट चल रहे होंगे, क्रमबद्ध तरीका देख रहे होंगे, ये पूरा साफ रहेगा, स्क्रीनशॉट लेने में मजा आएगा। अभी फिलहाल ये बातें केवल इसलिए हैं कि आप इनको सुन करके एक बार अपने कार्य क्षेत्र का रिवीजन कर पाएं, उन बातों को जान पाएं। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिमाग चले कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक वो दौर था जब शुरुआत हुआ समाज का, जब हमने सबसे पहले हम लोगों ने आकलन करना शुरू किया। बहुत ही पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मान के चलना आज से 7-8 वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय केवल इतना ही करके काम निकाल भी लिया जाता था। अगर द्वंद्व समास की बात होती थी, अब सारे समासों की चर्चा एक साथ कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। जहाँ मैं बात करूँ कि द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में बस इतना ही बताया गया या इतनी ही जानकारी रखना काफ़ी था, क्योंकि बीएड एंट्रेंस में बहुत पूछा गया। बीच में योजक का चिन्ह मिल जाए ना, माता पिता भाई बहन, है ना, तो सबसे पहली प्राथमिकता ये दिमाग में बन गई थी, वो बहुत आसान है, देखो तुरंत बता दो, देखो तुरंत बता दो। लेकिन एग्जामिनर ने ठीक इसी समय अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। वो जान रहा था कि आप उड़ते घोड़े में बैठ चुके हो, अब आपकी वो सवारी निकल चुकी है, अब शादी होके रहेगी आपकी। आप ये सोच रहे हैं कि हम अब उड़ रहे हैं। इसी बीच एग्जामिनर ने वो लगाम खींच लिया। क्या किया एग्जामिनर ने किया क्या? एग्जामिनर ने लिख करके दे दिया दही बड़ा। दही बड़ा। वो बच्चे जो लगातार माता पिता कपड़ा लत्ता लोटा डोरी जैसे महत्वपूर्ण शब्दों में द्वंद्व समास बताए जा रहे थे और लगातार अपने उत्तर को सही पाए जा रहे थे, जिनका मनोबल 7वें आसमान पर था, जो बहुत खुश होकर के अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे थे, जिन्हें पता था हमें समास बहुत बेहतर आता है, उनके सामने उस समय, उस दौर में, 2014 की बात कर रहा हूँ, उस दौर में दही बड़ा एग्जाम में आकर के सबको अचंभित कर जाता है। और बैठे हुए स्टूडेंट उस समय जितने लोग भी पेपर दे रहे थे, मैं एक अनुमान बता दूं, लगभग 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, क्योंकि सीधा देखा, टाइम बचा, द्वंद्व समास लगा दिया गया। लेकिन ऐसा था नहीं। आप किसी भी समास को लगाने से पहले, यानी टिक करने से पहले, उससे परिचित होने से पहले उसकी विग्रह करना दिमाग में जरूर। बगैर विग्रह किए कभी जवाब मत देना। दही बड़ा, दही और बड़ा, क्या ऐसा है? क्या आप जब किसी भी शादी समारोह या किसी फंक्शन में या अपने घर पर जब दही बड़ा की व्यवस्था करते हैं, तो क्या दही अलग होता है, बड़ा अलग होता है? हाँ, ये बात देखना। माता पिता जो हमारे घर पर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों लोग अलग अलग हैं, माता अलग पिता अलग, इसलिए माता और पिता। कपड़ा लत्ता, कपड़ा अलग बात है, लत्ता अलग बात है, समाहार हो रहा है, यहाँ पर चीजें हो रही हैं। लोटा अलग, डोरी अलग, अलग है ना, तो व्यवस्थाओं का मेल है लेकिन अलग है। ये है द्वंद्व समास। इसके दोनों पद प्रधान हैं। यहाँ ऐसा नहीं था। दही बड़ा, दही बड़ा की उपयोगिता तब है जब दही में बड़ा हो, दही में वो बड़ा पड़ा होता है, तो हम ये जान पाते हैं कि वाकई में दही बड़ा, दही में बड़ा। इसीलिए इस स्टार प्रश्न ने सबको चौंका दिया था उस समय, और इसमें बताना पड़ा तत्पुरुष समास, जिसने आज के 21वीं सदी के लोगों को ये प्रेरित कर दिया कि काम क्या करना है आपको। आप इस तरीके से हवा में उत्तर नहीं देने वाले हैं, आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता है। बहुत ही तीव्र गति से अपने आयाम को दौड़ाइएगा नहीं, ठीक है। इस बात से हम लोग ये जान पाए कि द्वंद्व समास क्या होता है, और द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में हमें किस तरीके से अपने आप की बारीकियों से बचाना होता है। ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आपके सामने रखा। अब जरा ध्यान दें, अगर हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास, जिसे हम सबसे बड़ा समास कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना, तत्पुरुष समास ही सबसे बड़ा समास है। श्रेष्ठ समास की बात आ जाएगी तो आप बहुब्रीहि समास को बताइएगा, ये सबसे बड़ा समास है। तत्पुरुष समास से 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ। वैसे तो इसके 6 प्रकार, इसके भाग 2 हैं, लेकिन तत्पुरुष समास का कुछ स्टार प्रश्न मैं बता दूं। इसका जब विग्रह आप करोगे, आप मजबूरन आपको इसमें कारक चिन्ह लगाने पड़ेंगे। ने कारक छोड़ दो, संबोधन कारक छोड़ दो, बाकी लगाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपसे कह दूं माखन चोर, और मैं आपसे कहूं इस माखन चोर का एक थोड़ा सा विग्रह करके दिखाओ हमें, इस माखन चोर का विस्तृत रूप समझाओ हमें, यार करना कुछ नहीं,
बिगड़ा लिखा होता तो हम लोग ठगने लगते, बड़ा कठिन मामला है क्या। उसकी यथार्थ भावना को पकड़ लो। माखन चोर किसे कहोगे? तो आप सोचो, माखन चोर मतलब जो माखन को चुराएगा वही तो माखन चोर कहलाएगा। अरे चिड़ी मार जो चिड़ी को मारेगा वो चिड़ी मार कहलाएगा। पॉकेट मार जो पॉकेट को मारेगा वो पॉकेट मार कहलाएगा, है ना। इस तरीके से जैसे लठ मार जो लाठी से मारेगा, है ना। ये चीज तलवारबाज जो तलवार चलाएगा, इसका सीधा सीक्वेंस ये है कि हम उसकी शब्द के भावनात्मक चीज को जोड़ लें अपने अंदर। तो जैसे ही उन्होंने कहा माखन चोर और हमने इसे समाज की तरफ खींचा, तो हमारे दिमाग में आया कि भाई अब आपको जब भी जवाब देना होगा तो कृपया एक काम करना, इसका विग्रह अपने मन मस्तिष्क में करना। तो माखन को चुराने वाला, आपके दिमाग में तुरंत एक कारक चिन्ह आएगा को। कारक चिन्ह मिलते ही, कारक चिन्ह मिल जाने पर आप तत्पुरुष समास की तरफ अपना रुख कर लीजिएगा, वही सही रहेगा। माखन चोर तो ये कटफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला, लठ मार लाठ यानी लाठी से मारने वाला चीज ध्यान देना। तो हम जब उसमें को से कोई भी कारक चिन्ह पा जाएंगे तो हम उसे तत्पुरुष समाज की श्रेणी में रखने वाले हैं। देखना जरा, अगर मैं कह देता हूँ स्टार, ये स्टार प्रश्न है इसीलिए स्टार बातों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बीती, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, स्टार बना के समझ लें। आप बीती का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे अपने पर बीती, पर लगाना पड़ेगा आपको, ये दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। तो इसमें से पर जब निकलेगा इसलिए तत्पुरुष समास कहलाएगा। आप बीती तत्पुरुष समास का उदाहरण बन जाएगा। आगे जरा ध्यान दें, अगर मैं कह दूं गिरहकट, तो आप कहेंगे गिरह को काटने वाला यानी कष्ट को काटने वाला, ये यहां चला आएगा। भारतवासी, भारतवासी कौन से समास का उदाहरण बन जाएगा बताना जरा। भारतवासी, तो भारतवासी इसका मतलब भारत का वासी ना, कि भारत में वासी, भारत में से, भारत से वासी नहीं ना, भारत का जो वासी है वही तो भारतवासी है। क्लियर है ना। तो ध्यान देना, भारत का वासी, इसका मतलब यहाँ का निकल के आया, अतएव तत्पुरुष समास कहलाया। जीवन साथी, लो जीवन साथी यानी जीवन का जो साथी है, जीवन का जो साथी है वही आपका जीवन साथी है। जैसे उन्होंने कहा प्राणपति, जो प्राणों का पति है वही प्राणपति है। सेनापति, जो सेना का पति है वही सेनापति है। इसी रनवे पर हमारे स्टूडेंट दौड़े जा रहे थे, इसी बीच एक ब्रेकर आता है और लिखकर जाता है राह खर्च। तुरंत रुकावट आती है कि राह का खर्च कि राह के लिए खर्च, दोनों बताना। राह का खर्च कि राह के लिए खर्च, क्या करें देखना। जब कोई व्यवस्था स्पेशल रूप से करनी पड़े तो वहां के लिए लगाना होता है, समझ लीजिए। जीवन साथी जीवन के लिए साथी नहीं, जीवन के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं करने की आवश्यकता है। जीवन का साथी वही होगा जो आपके साथ साथ होगा, इसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन का साथी ऐसा नहीं कि केवल पति हो सकता है, जीवन का साथी आपका मित्र हो सकता है, जीवन का साथी आपकी माँ हो सकती है, जीवन का साथी आपका पिता हो सकता है। जीवन का साथी वह है जो आपके जीवन के साथ साथ है, इसलिए इसके लिए कोई अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान की दी हुई नेमत है जो सबको मिली होगी। प्राणपति, प्राण का पति, सेनापति, इसके लिए अलग से पति लाने की आवश्यकता नहीं, जो सेना में प्रमुख होगा वही सेना का पति होगा। क्लियर है। लेकिन देखना, राह का खर्च नहीं होता भाई। राह का खर्च मतलब बताना जरा। जो राह का खर्च होगा वही राह खर्च है, राह में खर्च होगा वो राह खर्च है नहीं। राह खर्च का मतलब हुआ इस रास्ते के लिए आपको स्पेशल व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आपने अपने घर वाले से कहा, इसलिए मैंने कहा व्यवहारिक जीवन में उतरना, आप अपने आप चीज़ों को हल कर पाएंगे। राह खर्च अगर आपको अपने पिता से मांगना है, आपको अपने भाई से लेना है, तो क्या बताओगे? ये तो कहोगे मुझे फला फला जगह जाना है, मुझे पैसे की आवश्यकता थी। इसका मतलब के लिए मुझे दे दो ना, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है अतः मुझे दे दो ना। इसका मतलब जो आप खर्च ले रहे हो के लिए ले रहे हो, के वास्ते ले रहे हो, है ना। बेहतरीन चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो मुस्कुराइए। राह खर्च के लिए हो गया, जैसे राह के लिए खर्च हुआ ऐसे। अच्छा बताना, आपके घर में होगा रसोई घर, रसोई घर। आप सोचो घर अलग है,
रसोई के लिए स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ी कि नहीं, कि खाना जहाँ बनेगा इसके लिए एक अलग सा प्रोग्राम बना लो, इसके लिए एक अलग व्यवस्था कर लो, उसे रसोई घर कह लो। इसका मतलब हुआ हमने रसोई के लिए स्पेशल व्यवस्था की है, इसलिए यहाँ पर के लिए लग जाएगा। इस महत्वपूर्ण बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप सारी चीज़ों को जान सकें। रसोई घर, रसोई के लिए घर। और अगर हम बात करें यज्ञशाला, यज्ञशाला का मतलब हुआ यज्ञ के लिए शाला, हुआ ना, यज्ञ के लिए शाला। यहाँ तक कि अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के लिए जैसे गौशाला, गाय के लिए शाला, मधुशाला, शराब के यानी मधु के लिए शाला, है ना। सबके लिए अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं आप, तो जब अलग व्यवस्था करेंगे तो ऐसा करेंगे, है ना। क्लियर। अच्छा बताओ ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम आपसे। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, इनका अगर विग्रह करना है तो कैसे करोगे। बैलगाड़ी, क्या बैल के लिए गाड़ी लाए हो? बैल ने आपसे कहा कि मेरे लिए स्पेशल व्यवस्था कर दो? नहीं, जो बैलगाड़ी है वाकई में वो बैल की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? बैल की, क्योंकि बैल से ही वो बनी है, इसलिए वो गाड़ी किसकी है? बैल की गाड़ी है। बेसिक पकड़ लेना। अगर मैं कह देता हूँ मालगाड़ी, अब ध्यान देना, ये माल से कोई गाड़ी नहीं बनी है। माल से कोई गाड़ी बनी है क्या? नहीं, ये माल के लिए गाड़ी बनी है। लीजिए देखना, कितना अलग अलग विग्रह होता है, ये राम जाने, लेकिन बड़ा आसान होता है ये आप जाने, है ना। तो माल गाड़ी का मतलब के लिए, माल के लिए गाड़ी, ये स्पेशल व्यवस्था है भाई। और जो बैलगाड़ी है ये स्पेशल नहीं थे। बैल ने कब कहा मेरे लिए गाड़ी लाओ? माल तो कह रहा है ना मेरे लिए कोई गाड़ी लाओ, तब तो हमें ले जा पाओगे। लेकिन बैलगाड़ी कभी ये नहीं कह रहा है कि मेरे लिए गाड़ी लाओ, आप मुझसे गाड़ी बना लो, यही है बैलगाड़ी। रेलगाड़ी का मतलब देखना, इसका विग्रह बिल्कुल अलग है। पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, क्योंकि इसका विग्रह और कुछ भी करोगे होगा नहीं। रेल की गाड़ी, रेल में गाड़ी, रेल से गाड़ी कहाँ हो पाएगा? नहीं ना, पटरी से चलने वाली गाड़ी। तो स्टार प्रश्नों का बहुत बड़ा जखीरा दे रहा हूँ, स्टार प्रश्नों से मुखातिब रखा हूँ अभी तक आपको। रोमांचित प्रश्न दे रहे हैं आपको, और विग्रह करने का अद्भुत तरीका, नायाब तरीका यहाँ पेश किया जा चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट लिया, और अब ध्यान देना, तो हम लोगों ने अव्ययी, तत्पुरुष और द्वंद्व जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में देखना, प्रश्नों की उपयोगिता हमेशा साबित करते रहना। जैसे हमने कहा कि कर्मधारय समास अगर नहीं है वैकल्पिक व्यवस्था, तो तत्पुरुष समास को प्रधानता मिल जाएगी, और इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसका पहला पद विशेषण जैसा होता है। विशेषण जैसा कहने का मतलब ये हुआ, अगर कहीं लिखा गया महापुरुष, देखो जरा, महापुरुष लिखा गया महावीर, सबका आगे देखना जरा, जैसे लिखा गया नीलगाय, जैसे लिखा गया नीलकंठ, सबका आगे देखना। एक इससे ना समझें तो लीजिए बहुत आसान, लाल टोपी, लाल मिर्च, काली मिर्च, ऐसा करके दे दिया। या एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है शुभागमन। ध्यान दीजिए, इसका जो पहला पद होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? विशेषण होगा। पहला पद, ये वाला पद कैसा है? विशेषण है। और जब विशेषण आएंगे तो हम उसे कर्मधारय समास की तरफ ले जाएंगे। क्लियर है ना? कोई समस्या आपको नहीं। ये बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ एक उदाहरण आपको थोड़ा सा अचंभित कर रहा होगा। अचंभित करने के लिए मैंने ही उसे रखा भी है, महावीर भी और नीलकंठ भी। महावीर हनुमान को कहते हैं, नीलकंठ भगवान शंकर को कहते हैं, है ना। ध्यान देना, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वह व्रीहि समास जो होता है, इसे श्रेष्ठ समास कहा जाता है। कौन सा समास? श्रेष्ठ समास। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप जान रहे हैं, इसे श्रेष्ठ समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास को श्रेष्ठ समास कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको श्रेष्ठ कहना हम कह लेंगे। श्रेष्ठ कहने का केवल मतलब ही नहीं कि आप कह लोगे, इसके दायित्व का भी तो निर्वहन आपको करना होगा, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। श्रेष्ठ का मतलब हुआ कि सबसे पहले मुझे वरीयता देना वैकल्पिक चुनाव में। अगर मैं हूं तो मैं, नहीं तो फिर किसी और को देना। बहुव्रीहि समास का ध्यान देना, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका अन्य पद प्रधान होता है।
अन्य पद प्रधान का मतलब हुआ कि यहाँ अर्थात लगाओगे कुछ और निकल आएगा, ऐसे शब्द आएंगे। इसे देवी देवताओं का भी समास कहा जाता है, इसीलिए तो ये श्रेष्ठ है। देवी देवताओं का समास कहा जाता है, इसीलिए ये श्रेष्ठ है। बचपन में सबसे पहले अगर याद कोई समास हुआ तो यही हुआ, क्योंकि इसमें भगवान के नाम आते थे तो हमें जल्दी से याद हो जाते थे। हम लोगों ने देखना, जैसे नीलकंठ लिखा तो नील है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात लगाओगे तुरंत उत्तर मिलेगा शंकर जी का, मिला ना। जैसे आप कहोगे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, मिल रहा है ना। जैसे आप कहेंगे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश, हुआ ना। पंचमुख जैसा ही बोलेंगे, 5 हैं मुख जिसके, अर्थात हनुमान, समझ रहे हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्नोत्तरी आप आएंगे जिसमें आप अर्थात लगाने पर किसी और को ले आएंगे, किसी देवी देवता का नामकरण कर देंगे, तो आप उसे बहुव्रीहि समास के उदाहरण में रखेंगे। इस हिसाब से नीलकंठ में पहला तो ये विशेषण है, इसमें भी विशेषण है, इस हिसाब से तो हमें इसे कर्मधारय मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। दोनों जगह मैंने लिखा है, लेकिन आपसे क्या कहा है, बहुव्रीहि समास कहता है यदि मैं श्रेष्ठ हूँ, यदि मैं सबसे आगे हूँ, सर्वोपरि हूँ, तो पहली वरीयता मुझे देना। तो नीलकंठ अगर आएगा तो बहुव्रीहि समास लगाना, अनुपस्थिति मिले बहुव्रीहि समास की तो आप कर्मधारय समास की तरफ चले जाना। लेकिन दशानन में ऐसा मत करना, दशानन जो है वो द्विगु समास की तरफ अपने आप को खींचेगा, ले जाएगा। जैसे ये आपका कर्मधारय हो गया, थोड़ा सा जगह यहाँ स्पेस दे करके मैं द्विगु समास भी लिख दे रहा हूँ। द्विगु समास कैसे है, द्विगु समास का भी अभी आपसे मैंने कहा कि द्विगु समास जो है इसका भी दूसरा पद प्रधान, लेकिन पहला जो पद है वो कैसा है, संख्यावाची है। इस वजह से यहाँ पर कौन से आएंगे, जैसे दशानन है, मैं आपसे कह दूं इस तरीके से दुपट्टा, दुपट्टा लिख दिया हमने, दोपहर लिख दिया हमने, दोपहर, चौराहा लिख दिया हमने, चौराहा, चवन्नी लिख दें हम, देखना सब में आगे कौन सा है, संख्या है ना। इस हिसाब से इसमें द्विगु समास है, जिसमें पहला पद संख्यावाची है, सब में द्विगु समास है। आप कहोगे सर यहाँ भी तो संख्या है, बिल्कुल है ना, लेकिन दशानन अर्थात रावण, अतः पहली वरीयता किसे, बहुव्रीहि समास को, ये नियम हमारा है। बहुव्रीहि समास की अनुपस्थिति में ये तुरंत कहाँ चले आएंगे, द्विगु समास में, समझ गए ना बाप। तो कर्मधारय और द्विगु समास की अलग अलग उपयोगिता तथा इनके कुछ उदाहरण जो बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं, इन पर आपके ध्यान को खींचने का हमारा प्रयास था, ले जाने का हमारा प्रयास था, जो मुझे लगता है कि सफलतापूर्वक ले जाया जा चुका है। इस प्रयास को आप कई स्टार दे सकते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो आगे देखें, ज़रा लाइक करेंगे, क्योंकि अगर बेहतर बातें हैं, आपके लिए बेहतर लग रहे हैं आपको चीज़ें, तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो हम लोगों ने कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को जाना। अब स्टार बातें करे जमाना, कुछ ऐसी बातों को भी ले आए हम। ध्यान देना, अगर कहीं पर का उपसर्ग लगा है, का उपसर्ग वाकई में ये कु करके आएगा, जैसे कुमार्ग, जैसे कुपुत्र, जैसे इस तरीके का आएगा। का उपसर्ग लगा होगा तो ध्यान देना ये समास होगा कर्मधारय, किसमें जाएगा, कर्मधारय। परंतु सा उपसर्ग होगा तो ये आ जाएगा बहुव्रीहि समास में, इस बात को भी ध्यान देना। सा उपसर्ग आएगा बहुव्रीहि समास में, इसीलिए शादी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। संयोग में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। आपके साजन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। ठीक है, आपके साथी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। तो सा से उल्लिखित होने वाले वो सारे शब्द जो बिल्कुल अलग हैं, चुनौती वाले हैं, जिनका ये मानना होता है कि लगभग एक है, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, उसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हमारे आपके बीच में गाली गलौज हो जाए, जो कि असंभव है, बहरहाल मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस बातों को समझ लें। हमारे आपके बीच में धक्का मुक्की हो, संभव है। हमारे आपके बीच में गाली गलौज हो जाए, संभव है। लेकिन ये क्या बार बार होगा, नहीं ना। भगवान एक होता है ना, श्रेष्ठ, इसीलिए तो कह रहे हो आप, क्योंकि ये चीज़ें बार बार, यार कुछ दोपहर तो रोज होता है, दुपट्टा तो रोज ले लोगे, चौराहा वगैरह तो आप बार बार जा सकते हैं, लेकिन
दशानन, नीलकंठ, ये सब चीज़ें अद्भुत है ना, अलौकिक है। मात्र एक, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि हाँ इकलौती हैं इसलिए श्रेष्ठ है। तो गाली गलौज में अगर आपसे समास पूछ ले, ऐसे लिख करके दे दे कि गाली गलौज में कौन सा समास है, मैं तो तुरंत टिक करूंगा इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मैं कहूँगा यार ये तो बार बार होने वाली चीज़ तो नहीं है ना, कभी तो एक बार होगी। हमारे आपके बीच में गाली गलौज एक ही बार हो सकती है, हाथापाई कभी कभार हो सकता है, बार बार तो नहीं होगा ना ये। तो गाली गलौज, हाथापाई, ये मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, ये सारे जो भी हैं जो विशेष परिस्थिति में कभी कभार हो सकते हैं या कभी हो जाएंगे, उन्हें हम बहुब्रीहि समास की महत्वपूर्ण कैटेगरी में शामिल कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। आप मेरे हिसाब से मैंने आपको चिन्हित प्रश्नों को पहुंचाने तक का प्रयास किया। कुछ प्रश्नों को ये एक ट्रेलर दिया आपको कि हाँ जब इसकी पूरी पिक्चर दिखाएंगे तो कैसा होगा। जिसका ट्रेलर ऐसा हो सकता है, जिसकी ट्रेलर 40-45 मिनट का एक रनवे कवर कर सकती है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जब इसकी झांकी ऐसी है तो सोचो जरा इसकी पूरी कहानी कैसी होगी, इसकी पूरी स्क्रिप्ट कैसी होगी, जो तैयार कर रखा हूँ मैं, जो बहुत ही जल्दी आपके इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप हंसते मुस्कुराते रहें, हमसे जुड़े रहें और लगातार मेहनत करते रहें। सीटेट स्पेशल का ये जो घोड़ा आपके साथ दौड़ रहा था अभी तक, अब ये विराम लेने वाला है और आप अपनी तैयारी करें, मेहनत से जुड़ें। आगामी अनवरत रूप से आपकी इस यूट्यूब चैनल पर कक्षाएं संचालित रहेंगी। आशा कर रहे हैं कि आपको कंटेंट हमारे अच्छे लग रहे हैं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, वो बार बार मेरे कहने का दायित्व, मेरे कहने का निर्वहन केवल मात्र इतना है कि मैं आपको थोड़ा सा कहता हूँ तो आप हो सकता है आपको याद आ जाते हो। अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, जितने भी दोस्त हों उनके पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों से थोड़ा बहुत एक अपना कर्तव्य निर्वहन करने का मतलब ये आपका कर्तव्य नहीं, आपका कर्तव्य केवल पढ़ना है, परंतु अपने चैनल के लिए बस ये एक रिक्वेस्ट मात्र है। यहाँ आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आप केवल शेयर कर दीजिए, बस आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा लीजिए, इतना ही आपका वर्क है। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।